हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर में, जहां पे हम पीएसआईआर के 2024 के पेपर 1 सेक्शन बी का अब डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जो कि जुड़ा है विद आईजीपी वाला पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती कोर्स वेबसाइट वाइज सारे कोर्सेज पे सिर्फ आज के लिए 20% डिस्काउंट जो है ये ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस, आप वेबसाइट को जो है जाके विजिट कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे गए, कितने क्वेश्चंस पूछे गए और कितने वेटेज के, राइट। और आगे जब हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तब हम देखेंगे क्वेश्चंस की टाइप क्या थी, राइट। कितने क्वेश्चंस इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कितने क्वेश्चंस जो है अप्लाइड टाइप के आए, एनालिटिकल या डिफिकल्ट आए, उन सबको हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे दैट अनलाइक अ लॉट ऑफ प्रीवियस टाइम्स, एक बहुत मेजर जो एरिया है यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स का, राइट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राइट, इससे जुड़े क्वेश्चंस जो है नहीं देखे गए इस बार। सुप्रीम कोर्ट, राइट, कोई क्वेश्चंस जो है नहीं आए। वेरी इंपॉर्टेंटली एक ग्रोइंग एरिया जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं रिसेंट ईयर्स में इज द मेकिंग एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो द एरियाज जो कि कोर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनिशियल जो बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशनल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, राइट, इन सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो इस बार भी क्लोज टू 4 क्वेश्चंस, राइट, अमाउंटिंग टू 50 मार्क्स जो है पूछा गया। देन स्ट्रैटेजीज एंड पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन आया, दलित पर्सपेक्टिव किस तरह से इगैलिटेरियनिज्म को बढ़ाता था, 20 मार्कर, राइट। स्टेट गवर्नमेंट से लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन आया 10 मार्कर का। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, सिमिलर इस बार भी आया, राइट, जहां पे जो है ग्राम सभा के ऊपर क्वेश्चन आया था, राइट, 15 मार्क्स का। एंड रिसेंट टाइम से क्या देखा जा रहा है, मैं रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन जो मेरे प्रीवियस एरियाज होते थे कि विमेन की जो एम्पावरमेंट हुई है या किस तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को स्पेस दी जा रही है, मूविंग बियॉन्ड दैट स्पेसिफिक इनके अंदर जो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल पिछली बार जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के ऊपर 10 मार्कर आया था, इस बार जो है ग्राम सभा की वर्किंग के ऊपर। एंड देन अगेन ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी अप्लाइड एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी था, जिसके साथ आप बहुत सारे और थ्योरेटिकल एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते थे, राइट। देन उसके बाद फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, राइट। नथिंग ऑन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, राइट, कोई ऐसा क्वेश्चन जो है नहीं देखा गया। इंस्टीट्यूशंस एंड कमीशन के अंदर नेशनल कमीशन फॉर विमेन के ऊपर क्वेश्चन देखा गया 15 मार्क्स का। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, राइट, 2 क्वेश्चन आए एंड दोनों ही काफी बढ़िया एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो है देखने को मिले। एक चीज प्लानिंग कमीशन जिसको हमने मोर ऑफन देन नॉट कंसेप्चुअली पढ़ते थे, बट जिसका माना जाता था कि अब तो ये खत्म हो गया है, राइट, उसके ऊपर एक बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा गया। सिमिलरली गांधीयन आइडिया ऑफ प्लानिंग एंड किस तरह से ये ग्राम स्वराज्य को के अंदर इम्बॉडीड है, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन आया अमाउंटिंग टू देन 30 मार्क्स, राइट। देन कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी की अगर हम बात करें तो एथनिसिटी, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, रिसोर्स डेप्रिवेशन कैसे एक रोल प्ले करता है, राइट, एक बहुत आई फील प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, अप्लाइड क्वेश्चन था, पर प्रिडिक्टेड गिवन द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वी हैव विटनेस्ड पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में। मणिपुर की भी जब हम बात करते हैं शुरुआत में, जब कोटास को लेके, रिजर्वेशन को लेके, तो एक रिसोर्स डेप्रिवेशन का जो है पर्सपेक्टिव काफ़ी हेविली अप्लाई किया जा सकता था इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेटीज एंड कुकीज जो है, जो कि जिसको हम देख रहे हैं इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर। देन पार्टी सिस्टम एंड प्रेशर ग्रुप्स में प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन आया, अगेन अ वेरी ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आई फील जो है सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी इनकॉर्पोरेट किए जा सकते थे। सोशल मूवमेंट से अगेन 2 तरह के क्वेश्चन देखे गए, एक विमेन का जो रोल था एंटी एरक मूवमेंट में, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर हुई थी, एंड सेकंड इन्वायरमेंटल मूवमेंट, और उसको आप किस तरह से इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के साथ जो है कनेक्ट करेंगे, जो कि 30 मार्क्स के अराउंड जो है टोटल आए।
तो अब हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, साथ ही में हम बात करेंगे कि किस तरह से वी हैड टच्ड अपॉन द क्वेश्चंस राइट इन वेरियस एरियाज हमारे क्रैश कोर्स में, हमारे फाउंडेशनल कोर्स के अंदर राइट। एंड उसी के साथ साथ हम आपको एक एनालिसिस भी देंगे कि क्या क्या चीज़ें आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लोर कर सकते थे एंड किस तरह का क्वेश्चन था। सबसे पहले आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स ये कोर कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं, ऐसी चीज़ें बन गए हैं जिनके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। इनफैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जिसको हम काफ़ी बार, जिसके बारे में हम रेफर भी करते हैं, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया राइट, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग चैप्टर्स हैं राइट, वहाँ पे उपेंद्र बख्शी ने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात की है राइट। नाउ अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज टाइम एंड अगेन बीन आस्क्ड राइट। तो यहाँ पे आपने बात करनी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी राइट, शुरुआत में ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का आइडिया आता कहाँ से है राइट। तो किस तरह से जो इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्कॉलर हैं ग्रोटे, उन्होंने जो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट रखा था, इसके क्या मेन एलिमेंट्स हैं, किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस कॉन्सेप्ट को उठा के इंडियन सिनेरियो में अप्लाई किया, एंड आज के डे एंड एज में ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किस तरह से डिफाइन करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, इसके वेरियस फैसेट्स को, एंड किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है राइट, बाय गिविंग वेरियस एग्जाम्पल्स ऑल्सो राइट। तो साथ ही में आप इसमें इन्वोक कर सकते थे डिफरेंस बिटवीन से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस पब्लिक मोरालिटी या सोशल मोरालिटी, किस तरह से कॉन्स्टेंटली बाया वेरियस केसेस अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है इसे पुश करने की कोशिश की जा रही है। आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं राइट, जब हम राइट टू प्रिवेसी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी की, द रीडिंग डाउन ऑफ सेक्शन 377 की राइट, ये सारे जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है उसे इनकॉर्पोरेट करता है राइट। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने हाईलाइट करना था अपने आंसर में राइट। मेक इट इनरिच, जैसे मैंने बताया, पार्ट्स प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इम्बॉडी करते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को राइट। किस तरह से द आइडिया राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, लॉ ऑफ द लैंड, किस तरह से जो है फंडामेंटल राइट्स जो कि इंश्योर किए गए हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस एक हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का राइट। इन सारी चीज़ों के अलॉन्ग विद द न्यू फॉर्म केसेस जो है आपने एग्जाम्पल्स देके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना था राइट। सो आई वुड फील दैट गिवन द फैक्ट कि ये 2-3 बार इसके अराउंड मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अराउंड क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अब तक स्टूडेंट शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई फील वाज अ क्वेश्चन जो कि आप GS2 के अंदर ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, विच वॉज ऑन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। एंड कई बार उतना ज़्यादा हम पढ़ के भी नहीं आए होते, बट GS2 के अंदर हमें फेमिलियरिटी बनी होती है। अब यहाँ पे ये मुद्दा होता है कि अब इसके अंदर हम और क्या एलिमेंट्स डालें राइट। तो यहाँ पे आई फील सबसे पहले तो बात करनी ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है क्या, किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया, क्यों ये इतना ज़रूरी है राइट, क्योंकि इम्बॉडी करता है जो फंडामेंटल फिलॉसफी है, एलिमेंट्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशनल फ्रेमवर्क था उसको इसने आगे रखा था राइट। तो किस तरह से अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट किया गया राइट, कि किस तरह से हम एक सॉवरेन रिपब्लिक बनना चाहते थे, किस तरह से आइडिया ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी जो है उसको हाईलाइट करना चाहते थे, वर्ल्ड पीस, यूनिटी, सॉलिडारिटी, इंटेग्रिटी को हाईलाइट करना चाहते थे। ये सारे फिलोसफिकल एलिमेंट्स जो है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का हिस्सा थे, जो कि इम्बॉडी किए गए इन वेरियस फैसेट्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसका एक जो फाइनल रूप है एज एन इंडेक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया इन द फॉर्म ऑफ द preamble. So I feel even if say you may have been lacking on exact philosophy of objectives resolution, एक बेसिक आइडिया कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर के अंदर, एंड जनवरी 1947 में जो है फाइनली इसे जो है इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था और इससे फाइनल रूप लिया इन द फॉर्म ऑफ प्रियम्बल। अगर आप प्रियम्बल को भी एक तरह से एक मिरर इमेज की तरह लेके चलते तो आप उसके बेसिस पे भी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की जो फिलॉसफी है उसके बारे में और इलैबोरेट करके लिख सकते थे ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है। नेक्स्ट अप इज लीगल रेमेडीज इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली क्या बोल दिया है, लीगल रेमेडीज क्या है, आप हमें ये बताइए, जो कि किसका हिस्सा है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हिस्सा है, राइट। अब हमें पता है कि वेरियस लीगल रेमेडीज जो है इनकॉर्पोरेटेड हैं, दी गई हैं, कि फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन particularly of the fundamental rights was the fact that these are justiciable, right, the fact that अगर इनके ऊपर इंक्रोच किया जाता है आप अवेल कर सकते हैं सर्टन रेमेडीज को, और हमें पता है कि ये लीगल रेमेडीज दोनों ही सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट के पास अवेलेबल की गई हैं। हाउएवर यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या पूछा गया, जो पार्ट 3 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, तो पार्ट 3 में कौन कौन सी इनकॉर्पोरेटेड है, वो लीगल रेमेडीज जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप बात कर सकते थे कि किस तरह से जो है ये घोषणा की गई से आर्टिकल 13 में कि कोई भी ऐसा लॉ, कन्वेंशन, कस्टम जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा, राइट, वो नो लॉन्गर लॉ माना जाएगा या उसे रद्द किया जा सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से वायलेट किया जाता है तो आर्टिकल 32 जो कि आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वो वेरियस लीगल रेमेडीज आपको प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रेरोगेटिव रिट्स। और ये रिट्स जो हैं इन्हें क्या, द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुलाया गया है, राइट। तो कौन कौन सी रिट्स हैं, आप इनको भी हाईलाइट कर सकते थे, एग्जाम्पल्स दे सकते थे इंपॉर्टेंटली कि किस तरह से ये एक कोर आइडिया बन गए हैं of preserving and protecting the very foundational elements which is fundamental rights of the Indian Constitution, right? So again I feel this was a relatively straightforward question, right? जो अगर आप legal remedies and part 3 को समझ पाए तो आप कर पाएंगे attempt इस question को। नेक्स्ट अप इज रेलेवेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपके जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चन पूछा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर, राइट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, अगेन इसके ऊपर भी प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, राइट, कि किस तरह से इंडिया के अंदर हमें सेंटर में यूनियन लेवल पे तो बाई कैमरलिज्म कंपल्सरीली है ही है, बट वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज एन ऑप्शन ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर बाई कैमरल लेजिस्लेचर इवन एट द लेवल ऑफ द स्टेट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मच लाइक राज्यसभा, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये भी कंटिन्यूइंग परमानेंट चेंबर होता है, राइट। यू कैन टॉक अबाउट वेरी ब्रीफली क्या क्या फीचर्स हैं इसके, एंड देन इसकी रेलेवेंस के ऊपर आप बात कर सकते हैं, क्यों जरूरी है ये, राइट, क्या जो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों माना गया था कि देखिए सबसे पहले तो ऐसे लोग जो कि वेल रेड हैं, राइट, उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है एज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। साथ ही में हेस्टी डिसीजन मेकिंग जो है ये उस पर भी चेक रख सकता है, राइट। इसी के साथ साथ आफ्टर पॉइंटिंग आउट टू द रेलेवेंस हम बात कर सकते हैं कुछ इसकी प्रॉब्लम्स के साथ, एक क्रिटिकल एनालिसिस की क्यों ये एक वीक बॉडी, एक इनइफेक्टिव बॉडी बन के रह गया है, एंड अगर हम इसे जेन्युइनली रेलिवेंट बनाना चाहते हैं तो किस तरह के सजेशंस जो है हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो कि सेकंड ARC के अंदर, नेशनल पॉलिसी ऑन अपर हाउसेस एक्सेट्रा के अंदर जो है प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप अपना आंसर जो है एंड कर सकते थे। मूविंग ऑन, ये आई फील वॉज अ क्वेश्चन जो कि या तो स्टूडेंट्स को आता होगा या नहीं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली when we were discussing even in the crash course women's movement, तो हमने स्पेशली ये जो एंटी एरक मूवमेंट थी इसके बारे में बात की थी, राइट। आई फील द अपिको मूवमेंट एंड द एंटी एरक मूवमेंट आर टू मूवमेंट्स इन साउथ इंडिया विच वर वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने इशूज ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, अल्कोहलिज्म एंड विमेंस मूवमेंट, इन सबको कंबाइन किया था अपने अंदर, ठीक है। तो यहीं पे यही बात हो रही थी विमेंस मूवमेंट की, एंटी एरक मूवमेंट के अंदर क्या विमेन का रोल रहा था, राइट। 1990s की एक बहुत ही हिस्टोरिक जो है मूवमेंट थी जहां पे मेजरली इन्होंने जो सोशल ईवल ऑफ अल्कोहलिज्म था, अल्कोहल ड्रिंकिंग था, उसका मुद्दा उठाया, एंड विमेन की मूवमेंट के कारण एक बैन लगा दिया गया था ऑन द सेल एंड कंजम्पशन ऑफ डिस्टिल लिकर इन आंध्र प्रदेश। एंड मेजर इसका रीजन क्या था कि लोग जो है, जो आदमी थे वो पी के आते थे, पहली चीज ये अपने जो हाउस होल्ड के फंड्स थे उन पे वेस्ट कर देते थे, एंड सेकेंडली दिस वुड लीड टू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल, राइट, विच इज वाई दिस मूवमेंट, दिस इशू बिकेम वेरी ह्यूज अमंग्स द विमेन ऑफ
आंध्र प्रदेश, राइट। देखो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल जो है विमेन ने प्ले किया था। तो अगेन आप कोरिलेशंस ड्रॉ कर सकते थे बाकी और मूवमेंट्स के साथ भी, जैसे कि अपिको मूवमेंट है उसके साथ भी, राइट। ब्रॉड जो एक विमेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, किस तरह से विमेन के इश्यूज जो हैं ऑफन जो प्राइवेट स्फेयर के साथ होता है, प्राइवेट स्फेयर के अंदर हो रहा होता है, इज इंटिमेटली लिंक्ड टू व्हाट हैपेंस इन द पब्लिक स्फेयर। तो जो पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है, राइट, कि किस तरह से पब्लिक sale and consumption of alcohol and alcoholism was leading to domestic violence against women, right, the lack of resources for women, right। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट डिवाइड है उसको तोड़ने में इस तरह की मूवमेंट्स कितनी ज्यादा रेलेवेंट होती हैं फॉर विमेन्स एम्पावरमेंट एंड फॉर विमेन्स कॉज एज वेल, राइट। ये कुछ चीजें आपने पॉइंट आउट करनी थी। तो आई फील यहाँ पे अगर जिसको तो अवेयरनेस होगी अबाउट द एंटी एरक मूवमेंट, दे विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, राइट। बट जिनको नहीं होगी, बट उनको अगर एरक का भी मतलब पता होगा, राइट, कि ये देसी लिकर होती है, तो शायद वो अटेम्प्ट कर पाते, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप इग्नू के जो MA पॉल साइंस के विमेन्स मूवमेंट के सोशल मूवमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कभी पढ़े हो, वहां पे एंटी एरक मूवमेंट बहुत डिटेल में कराया जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, जब तभी मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनमें से कई बार स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस जो उठा लिए जाते हैं। Let's move on to the lengthier questions now. That the first question again came from the salient features of the Constitution. It said, "How far do you agree?" So पहले comment based question है, कितनी हद तक आप agree करेंगे that the directive principles of state policy are more fundamental than fundamental rights in meeting socio-economic justice as mentioned in the preamble of the Constitution. तो पहले अब हम बात करेंगे कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर हम बात कर सकते हैं कि उसके अंदर वन ऑफ द कोर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स जो कि मेंशन है, दोज आर जस्टिस, राइट। और उस जस्टिस के अंदर भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या क्या एवेन्यूज ऑफ जस्टिस जो हैं उनको मेंशन किया गया है। तो उसके अंदर जब हम सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को देखते हैं तो हम बात कर सकते हैं कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो दो मेन उसके कोर हिस्से हैं, एक जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का है एंड देन DPSPs का। तो वेयरएज फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल राइट्स हैं जो कि मेनली सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस करते हैं, वहीं पे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एंड राइट्स पे फोकस करने के लिए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाए गए। तो यस, एज फार एज कंट्रीब्यूटिंग टू सोशो इकोनॉमिक जस्टिस इज कंसर्न, देन यस, DPSPs in their content are more geared towards that. एंड अगेन आप बात कर सकते हैं बाय गिविंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द DPSPs कि किस तरह से जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया है उस पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए DPSPs के अंदर का जो कंटेंट है वो कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हाउएवर एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट हाउ फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, एंड इन फैक्ट थ्रू अ प्रोग्रेसिव रीडिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स नाउ दीज हैव आल्सो बिकम क्रिटिकल इन इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, राइट। तो आप वेरियस एग्जांपल्स दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जब हम राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट की बात करते हैं, राइट, इन वेरी इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ने जब कश्मीर के अंदर जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बिना किसी एंड डेट के एक कंप्लीट लैक ऑफ एक्सेस टू इंटरनेट दे दिया गया था, वहां पे ये भी अंडरलाइन किया गया था कि किस तरह से इंटरनेट एक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी लाइवलीहुड के लिए, देयरफॉर आप इसको छीन नहीं सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं कि ऐसे प्रोग्रेसिव रीडिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स के थ्रू सोशो इकोनॉमिक जस्टिस भी अब केटर की जा रही है। तो ऑल इन ऑल द आइडिया ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस सिर्फ DPSP से नहीं फुलफिल हो सकता, इनफैक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs दोनों के बैलेंस के थ्रू ही फुलफिल हो सकता है, विच इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने भी वेरियस केसेस में टाइम एंड अगेन एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी का जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में दर्शाने की कोशिश की है, राइट। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं ऑफ बोथ ऑफ दीज आइडियाज इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ये आपने निकाल के लाने थे अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन को कंप्लीटली आंसर करने के लिए एंड जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब अगेन इवन तो आपको सब कुछ पता होगा अबाउट DPSPs, पता होगा अबाउट फंडामेंटल राइट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, किस स्ट्रक्चर में आपने लिखा है, आई फील इन दिस क्वेश्चन दैट विल मैटर अ लॉट फॉर यू टू बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स, एंड दैट इज वाई क्या आपका स्ट्रक्चर होना था, दैट इज समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू।
Next up, the question, I think this is a straightforward question, structure and functions of National Commission for Women. ठीक है, तो women के मुद्दे काफ़ी ज़्यादा important रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, तो I feel again this was a question जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, ठीक है, या विमेन्स मूवमेंट के ऊपर या विमेन नेशनल कमीशन फॉर विमेन के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना था। अगेन प्रीवियसली भी पूछा गया है 2012 में, 2019 के अंदर, राइट। सो अगेन यहाँ पे बात की जानी थी कि किस तरह से सेटअप किया गया था नेशनल कमीशन फॉर विमेन सबसे पहले, राइट, कि किस तरह से इट वाज अंडरस्टूड एंड इट वाज आइडेंटिफाइड दैट डिस्पाइट various provisions in the constitution and various schemes, policies by the government, अभी भी the kind of development which was hope for women वो achieve नहीं हो पाई थी and this was pointed out by various committees and reports जो कि layout की गई थी, and that is why finally 1992 में National Commission for Women जो है इसे establish किया गया as a statutory बॉडी, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट, जो इसके मेंबर्स हैं वो कौन है, क्या क्या ये काम करते हैं, राइट, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल्सो एन असेसमेंट कि ये जो काम करते हैं हैज दैट बीन सैटिस्फैक्टरी। while there have been certain wins, there have obviously been certain major losses as well, certain areas where the National Commission for Women has been criticized for not doing enough. So especially जब minority women की बात करते हैं, जब दलित women की बात करते हैं, recent times में again National Commission for Women के ऊपर जो है question marks उठाए गए हैं that maybe a lot more needs to be done to safeguard the security of women, and this is an issue that the National Commission for Women should take up with the highest levels in the aftermath of the rape and the killing of the junior doctor in Kolkata का जो incident हुआ है, राइट। स्पेशली आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, आप फैक्ट्स एक्सेट्रा को लेके आ सकते हैं, रिपोर्ट्स लेके आ सकते हैं, रिसेंट टाइम्स में इतनी आई हैं विद रिस्पेक्ट टू वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन इंडिया, राइट, कितना ज़्यादा जो है ये वायलेंस बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली अदर इश्यूज ऑल्सो, राइट, विद रिस्पेक्ट टू वर्क प्रेशर, लैक ऑफ देयर पार्टिसिपेशन, लेबर मूवमेंट, वहाँ पे इनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, बिकॉज दीज आर ऑल एरियाज जहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कैन डू एंड शुड डू मोर, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन योर आंसर, क्योंकि ये 15 मार्कर। Let's move on to the next question. Now I feel this was a very application oriented question. यहाँ पे आपको really बैठ के अपना दिमाग जो है थोड़ा लगाना पड़ता, और किस तरह से। Question कहता है the legacy of planning commission still has a bearing on India's development policies discuss. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम प्लानिंग कमीशन की लेगेसी को मानेंगे क्या, राइट, व्हाट इज इट दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द लेगेसी ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब हमें पता है प्लानिंग कमीशन किसको विजन देता है, किसको रियलिटी बनाने की कोशिश करता था, द नेहरूवियन आइडिया ऑफ प्लानिंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर हम इसकी कुछ फैसेट्स को मान ले, राइट, पहली चीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता था। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है, राइट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है उस पे फोकस करने की कोशिश करता था, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली कीपिंग इन माइंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, उस हिसाब से जो है रिसोर्सेज के हिसाब से ये वेरियस लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना चाहता था। देन वेरी इंपॉर्टेंटली सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को मद्देनजर रखता था, विच इज वाई इट्स मेन कॉन्सेंट्रेशन वाज ऑन द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मतलब एक इंक्रीमेंटल अप्रोच भी थी कि हम मॉनिटर करते रहे कि क्या कोई फायदा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो हमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है ताकि हम बेहतर जो है शायद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए। नाउ कीपिंग इन माइंड दैट दिस कैन बी सीन एज सम ऑफ द लेगेसीज, एक और लेगेसी क्या हो सकती है ना, अब ये क्या है, ये गुड लेगेसीज हैं, कुछ बैड भी होंगी, राइट, कुछ बुरी चीजें भी होंगी। बुरी चीजें क्या हैं, जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच, राइट, टॉप डाउन अप्रोच, राइट, बहुत ही एक आर्म चेयर विजन टूवर्ड्स डेवलपमेंटल पॉलिसीज। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन हम बात कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा एक हैवी रोल प्ले करती है, जिसके कारण रेड टेपिज्म जो है ये भी काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो भी कम ही रहती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ती है। देन हम बात कर सकते हैं किस तरह से दिस ऑल्सो पुट्स अ बर्डन,
right, on the Indian exchequer, particularly because a lot of these developmental policies oriented towards the vulnerable groups of sections are oriented towards providing subsidies, right. तो अब हमने इसकी कुछ गुड एंड बैड लेगेसी को पॉइंट आउट कर लिया. अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये फिट होती है आज की डेवलपमेंट पॉलिसीज में. यस, आज हम ऐसी डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाते हैं जो कि विजनरी है, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, राइट. तो अगेन आप एग्जांपल्स दे सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, किस तरह से अगेन टॉयलेट्स बनाने की जो योजना है विद इन स्वच्छ भारत अभियान, किस तरह से ओपन डेफिकेशन को वो हटाने की कोशिश करती है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली फ्री सिलेंडर्स की किस तरह से विजन है टूवर्ड्स इंश्योरिंग नॉट जस्ट बेटर फ्यूल बट ऑल्सो बेटर हेल्थ फॉर विमेन, राइट. तो ये आप सारी गुड लेगेसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. बट अगेन प्रॉब्लम्स के साथ भी आप एसोसिएट कर सकते हैं कि अभी भी एक बहुत ही टॉप डाउन ओरिएंटेड अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच जो है इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है. अभी भी अगर हम देखते हैं हमारा काफ़ी ज़्यादा इट इज़ हैवी ऑन आवर पॉकेट विच इज़ ऑल्सो लेड टू a lot of disgruntlement say for middle class who possibly want different kinds of developmental policies, right. तो ये चीज़ों का बैलेंस जो है आप अपने आंसर के अंदर बता सकते थे कि किस तरह से बोथ द गुड एंड द बैड लेगेसी जो है प्लानिंग कमीशन की देखी जा सकती है आज की डेवलपमेंटल पॉलिसीज के अंदर भी, एंड हाउ वी शुड कैरी the good while letting go of the bad which is very very important. ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिन पे आपने फोकस करना था अपने आंसर में. Let's move on towards discuss the contribution of the Dalit struggle to establish egalitarianism in Indian society during the freedom movement. अब जब हम perspectives and strategies of national movement करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये माना जाता है for the Dalit movement और द सबाल्टर्न मूवमेंट विच गोज अगेंस्ट द मेन स्ट्रीम आइडिया कि एक कलेक्टिव यूनिफाइड मूवमेंट थी. नहीं, उनका मानना है कि जो दलित मूवमेंट निकल के आई थी ना ही वो सिर्फ जो ब्रिटिश कॉलोनियल एस्पेक्ट था उसके अगेंस्ट लड़ रही थी, बट वेरी इंपॉर्टेंटली वो लड़ रही थी अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ऑल्सो. तो यहाँ पे बाय गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस फिगर्स, राइट, सो पीपल लाइक ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार जी, डॉक्टर अंबेडकर, आप इन सब की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको आगे रख सकते थे, राइट. द आइडिया ऑफ प्रबुद्ध भारत वर्सेस बहिष्कृत भारत जिसे हाईलाइट किया गया था. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली किस तरह से जो कुछ सबऑल्टर्न स्कॉलर्स आए हैं उन्होंने इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को देखा है दैट हाउ अनलाइक जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम their idea was also about social freedom in ensuring a more egalitarian India जो कि निकल के आए, right. So scholars like सुदीप्तो कविराज, गोपाल गुरु, गेल ऑमवेट, इन सब के जो एनालिसिस ऑफ द दलित कॉन्ट्रीब्यूशन है आप उसको अपने आंसर का अंदर जरूर इंक्लूड करने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप सिर्फ उन फिगर्स की बात करेंगे तो एक बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री टाइप क्वेश्चन आंसर जो है बन जाएगा, राइट. बाय इनकॉर्पोरेटिंग दी स्कॉलरली एनालिसिस यू विल बी एडिंग the more PSIR का expertise element also in your answer, right. Let's now move on to the next question. The next question talks about the Gandhian idea of planning. This says that the blueprint of Gram Swaraj is key to understand the Gandhian perspective of planning. वेरी इंपॉर्टेंटली कोर हिस्सा है हमारे सिलेबस का जब हम इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्लानिंग करते हैं, तो नेहरूवियन आइडिया ऑफ प्लानिंग वर्सेस द गांधीयन आइडिया ऑफ प्लानिंग. तो सबसे पहले तो आपको बात करनी चाहिए कि ठीक है हम गांधीयन आइडिया ऑफ प्लानिंग को समझते क्या है, व्हाट वाज द गांधीयन आइडिया ऑफ प्लानिंग एंड किस तरह से दिस वाज अगेंस्ट द जो एक मेन स्ट्रीम सेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ प्लानिंग थी, समथिंग दैट inspired both the socialist world as well as the capitalist world, right. And किस तरह से गांधी जी का मानना था कि ये आइडिया ऑफ प्लानिंग वायलेंस ओरिएंटेड है, राइट, पावर सेंट्रलाइजेशन की तरफ गेयर्ड है, एंड हाउ ही ऑफर्ड एन ऑल्टरनेटिव विजन, एंड किस तरह से ये ऑल्टरनेटिव विजन इम्बॉडीड है इन हिज आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज. ठीक है, तो ये ग्राम स्वराज के आइडिया में किस तरह से इम्बॉडीड थी. वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने पहली चीज, राइट, इन्होंने फोकस किया था डिसेंट्रलाइजेशन पे एंड नॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल एरियाज पे. वेरी इंपॉर्टेंटली इसी का एक कोर हिस्सा था द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बाय ब्रिंगिंग इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बाय
ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एंड रियलाइजिंग द आइडियाज ऑफ विलेज रिपब्लिक, राइट, ताकि जो ग्रास रूट की डिमांड है एंड नीड्स है उन्हें एट द वेरी ग्रास रूट लेवल ही फुलफिल किया जा सके. देन वेरी इंपॉर्टेंटली दिस वाज आल्सो कंबाइंड विद आइडियाज ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, राइट, आत्मनिर्भरता की जो है इन्होंने बात की थी. वेरी इंपॉर्टेंटली ये ऑल्सो फोकस करते थे कि लोकल रिसोर्सेज एंड लोकल कैपेबिलिटीज को यूज करके हम जो है आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं. एट द सेम टाइम यहाँ पे स्वराज सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करके नहीं बट इंटरनल कुछ चीजों से भी जुड़ा था. तो आइडियाज ऑफ सर्वोदया, ब्रेड लेबर, सोशल जस्टिस, ये बहुत ज़रूरी थे. सिमिलरली विलेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का आइडिया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, राइट. डिसीजन मेकिंग ऑन व्हाट शुड be made, right, what should be the focus on should be in the hands of the people, and this was possible via the Panchayati Raj institutions, right. So एक बहुत ही bottom up planning की विजन जो है ये प्रेजेंट की गई थी ग्राम स्वराज में, which was again something which was the heart and soul of the Gandhian mode of प्लानिंग. ठीक है, तो इसके बात करने के बाद आप एक क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं कि वाइल ऑल ऑफ इट इज साउंड्स ग्रेट बट इसको अप्लाई करना जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, पर्टिकुलरली कीपिंग इन माइंड द नीड टू केटर टू द डिमांड्स of a developing India with a surging population, right. And then very importantly जो critical analysis और लोगों से भी आए थे. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने बोला था दैट ये एक बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है, राइट, दैट विलेजेस इज वेयर जो मेनेस ऑफ कास्टिज्म, द मेनेस ऑफ कम्युनलिज्म, बैकवर्ड थिंकिंग, ये सारा रेस्ट करता है. तो हम उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे अगर हम एक गांधीयन मोड ऑफ प्लानिंग जो है उसे अडॉप्ट कर लेंगे, राइट. क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद आज इसके क्या यूजेस हो सकते हैं, आज इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट की जब बात करते हैं, द रियलाइजेशन कोविड-19 के दौरान पे जो हमें हुई है कि अगर जितनी ज़्यादा बॉटम अप ओरिएंटेड हमारी अप्रोच होगी उतना ज़्यादा हम केटर कर पाएंगे टू द नीड्स ऑफ द पीपल. ये सारे लेसन्स जो हैं आप इस कंक्लूजन के अंदर शोकेस कर सकते थे, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन आई फील वाज अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको से पेपर 2 के पर्टिकुलरली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एलिमेंट्स भी जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते थे. Now this says critically assess the role of pressure groups in decision making of the government. Right? Obviously यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की ही बात हो रही है. Now you can start off by first defining के pressure groups होते क्या हैं, right? ये किस तरह से informal bodies हैं that seek to influence public policy without becoming a part of the government. Then you can also briefly elaborate upon क्या क्या various types ऑफ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं. तो आपने सारे स्कॉलर्स को यूज नहीं करना, कोई एक स्कॉलर आप यूज कर सकते हैं, राइट. गैब्रियल आलमंड या ब्लॉन्डेल, जिसको भी आप थोड़ा फॉलो करते हैं इंडियन सिनेरियो में फॉर एग्जांपल ये फिट हो सकते हैं, राइट. तो आप इनके जो एनालिसिस है उनको लेके आइए. देन आप बता सकते हैं कि इन दी इंडियन सिनेरियो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, एसोसिएशनल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे बात कर सकते हैं इनका रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट. तो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से इनका जो रोल है हमारी डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में ये इवन नहीं है, राइट. डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स का, राइट. एंड अगेन यू कैन से रेफर टू theoretical ideas like deformed polyarchy, that certain institutional groups, certain big lobby, big business lobbies जो हैं are able to influence decision making to a great extent. Similarly आप examples दे सकते हैं से recent times पे farmers के भी, right, जो कि huge vote bank enjoy करते हैं, huge empathy and sympathy enjoy करते हैं. तो आप example देख सकते हैं कि किस तरह से farmers movement के कारण जो 3 farm laws थे उन्हें वापस लेना पड़ा, राइट. वहीं पे कुछ जो हैं थोड़े और जो स्लाइटली नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स हैं, राइट, जो कि उतने बेटर ऑर्गेनाइज नहीं है, शायद उतनी जो है उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो उतनी हद तक इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, राइट. सो वी कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ ट्राइबल्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट बिग डेवलपमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू देयर एरियाज. वी कैन टॉक अबाउट विमेन्स ग्रुपिंग्स एंड किस हद तक they have been able to impact the decision making of the government, right. तो हमने क्या बताना है किस तरह से वेरिएबल इम्पैक्ट है डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स का, डिपेंडिंग ऑन कि वो कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं,
कितनी उनके पास रिसोर्सेज हैं, कितने ज़्यादा वो इंटीमेट हैं विद द गवर्नमेंट एज वेल, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दिस प्रेशर ग्रुप्स के जो है रोल बढ़ते हैं घटते हैं। अगेन आप एक कंपैरेटिव एलिमेंट भी ला सकते हैं कि से कंपेयर टू अ लॉट ऑफ वेस्टर्न प्रेशर ग्रुप्स, अभी भी इंडिया में उतने हद तक प्रेशर ग्रुप्स ना ही ऑर्गेनाइज्ड है, ना ही उतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो पाए हैं, राइट। सो देयर इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो एज फार एज द इंडियन प्रेशर ग्रुप्स आर कंसर्न, राइट। सो एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव लाके आप थोड़ा एक और एंगल भी अपने आंसर के अंदर ला सकते हैं, जिसके कारण और एनरिच हो जाएगा, गेटिंग यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स एज वेल। Moving on now to the last question का पहला part. This question said discuss the role of environmental movements in shaping environmental governance in India. अब यहाँ पे आपको ये नहीं बता रहे कि कौन पूछ रहे कि कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई थी, या आपको पूछ रहे कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स ने किस तरह से इन्वायरमेंटल गवर्नेंस को इम्पैक्ट किया, राइट। कि जो सोशल मूवमेंट्स चल रही थी उन्होंने गवर्नेंस को किस तरह से शेप किया है। एंड अगेन दिस इज समथिंग जो कि हमें फर्स्ट फेज ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड कंटेम्प्रेरी फेज में भी देखने को मिलता है, राइट। सो आपने यहाँ पे हर जगह एग्जाम्पल्स देने थे दैट वाइल इंडिपेंडेंटली वेरियस सोशल मूवमेंट्स निकल के आए बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट दे जनरेटेड on the governance angle also they were able to bring about lots of changes, right। so starting with say चिपको मूवमेंट के बाद ही हम बात कर सकते हैं किस तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है इसे पास किया गया। मूविंग ऑन देन वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती गई एंड इंटरनेशनल कोएलिशंस और ज्यादा होती गई, इंटरनेशनल प्रेशर के साथ ही साथ, राइट, प्लस बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोविजंस जो कि रीड इन कर दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। सो हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, इसे डीपीएसपीस के अंदर जो है इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ में गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना, उसको सीरियसली अब लिया जाने लग गया। सो द कमिंग इन ऑफ इंपॉर्टेंट लॉज इंक्लूडिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, राइट, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, ये सारी चीजें जो हैं जरूरी है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली जैसे जैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के साथ जुड़ी जर्नलिज्म एंड मीडिया अटेंशन और बढ़ने लगी, वैसे वैसे जो है नए और चेंजेस आए। फॉर एग्जांपल तिवारी कमेटी जो है जिसे सेटअप किया गया, राइट, जिसके बेसिस पे फिर फुल फ्लेजेड एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट पहली बार सेटअप की गई, जो कि आज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के रूप में हमें देखने को मिलती है, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली किस तरह से ओवर टाइम इन द थर्ड फेज दिस ऑल्सो इम्पैक्टेड एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, राइट। सो वेरियस एमसी मेहता केसेस आप लिस्ट आउट कर सकते हो, वेरियस डॉक्ट्रिन्स, पोल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो कि निकल के आया, टिल ऑनगोइंग ऑल्सो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हाईलाइट किया है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे जो वल्नरेबल लोग हैं उनको आप क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इम्पैक्ट से बचा के रखें। तो ये सारे एक तरह से एग्जाम्पल्स हैं दैट हाउ इन्वायरमेंटल मूवमेंट इम्पैक्टेड एंड शेप्ड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया, राइट। तो इन सारी चीजों को आपने देखना था। अगेन आप बता सकते हैं कि कैसे ये एक ऑन गोइंग मूवमेंट है, अभी भी नॉट एवरीथिंग हैज बीन अचीव, बट अभी भी और ज्यादा पुश करने की जरूरत है। अभी भी ऐसी मूवमेंट्स जो है हमें चलती हुई देखने को मिलती हैं अगेंस्ट लेड प्लांट्स, राइट, अगेंस्ट लार्ज स्केल डेवलपमेंट, राइट। किस तरह से दोबारा द काइंड ऑफ से रीसेंट लैंडस्लाइड्स जो कि निकल के आई थी केरला में 2024 में, उन्होंने हाईलाइट किया है दैट सस्टेनेबल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगर डेवलपमेंट नहीं की जाएगी तो आने वाले टाइम में बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, राइट। सो अगेन फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ दैट स्टिल मोर नीड्स टू बी डन इन द एवेन्यू ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ये चीज आपने इनकॉर्पोरेट करनी थी अपने आंसर में। देन मूविंग ऑन, relative deprivation is a major source of ethnic conflict. Elaborate the statement with relevant examples. Then absolutely correct, right। चाहे हम ethnic conflict की बात करें, चाहे हम regional movements की बात करें, हर जगह जो है relative deprivation एक बहुत ही important idea हो जाता है, right। So people like Paul Brass, people like Robert Hartgrave, people like आशुतोष वार्ष्णी, उन सब ने ये चीजें point out की हैं that पहली चीज तो आप ये बात कर सकते हैं कि ये सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर हाईलाइट किया। फिर आप बताइए कि रिलेटिव डेप्रिवेशन होता क्या है। व्हेन वन कम्युनिटी और वन सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फील्स दैट
द डेवलपमेंट ऑफ अदर्स हैज हैपेंड एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन डेवलपमेंट। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। आप सबसे कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल के साथ शुरू कीजिए, जिसकी हमने बात की थी मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट की, उसकी बात हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम असम में भी बात करें, जो इमिग्रेंट्स आए हैं, राइट, द आइडिया व्हाई वाज देयर सच अ बैकलैश, बिकॉज अगेन ड्यू टू दिस आइडिया ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन का आइडिया कि हमारा लॉस ऑफ कल्चर, हमारा लॉस ऑफ लैंग्वेज जो है होता जा रहा है। वेरियस अदर स्टेट्स में रीजनल एंड एथनिक मूवमेंट्स जो चली, तो जब हम मूवमेंट उत्तराखंड देखते हैं, झारखंड के देखते हैं, तेलंगाना में देखते हैं, अ लॉट of this was driven by the resource deprivation perspective, right? So all of these can be seen as examples. However, in this answer you should also incorporate that this isn't the only criteria. इसके साथ जो है और भी बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स डेप्रिवेशन के साथ ही इनसाइडर आउटसाइडर कॉम्प्लेक्स भी कई बार अटैच हो जाता है, राइट? द आइडिया ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी अटैच हो जाती है, राइट? सो इट्स नेवर जस्ट वन मेन आइडिया, राइट, दैट कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल, बट इसी के साथ साथ वेरियस और फैसेट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो एड टू दैट इंटायर कनंड्रम जो कि निकल के आता है इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? सो ये भी आपने इनकॉर्पोरेट करना है ताकि हम बात कर सके कि एक यूनिडायमेंशनली, एक मल्टी डायमेंशनल आइडिया आपके आंसर के अंदर निकल के आ पाए, ठीक है? और किस तरह से इसके साथ डील करते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन इंश्योरिंग दैट दिस फीलिंग ऑफ, बिकॉज ये बहुत परसेप्शन ड्रिवन होता है रिसोर्स डेप्रिवेशन भी, राइट? हाउ डू यू डील विद इट, किस तरह से बेटर प्रोजेक्ट्स, किस तरह से बेटर अपॉर्चुनिटीज लाने की जरूरत है, राइट? ये सारी चीजों को आप कंक्लूजन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। Last part of the question 8, which is Gram Sabha in the Panchayati Raj system is a forum which gives expression to collective wisdom, aspirations and will of the people. Comment. राइट, तो पहली चीज तो ऑब्वियसली आप समझाएंगे कि किस तरह से पंचायती राज सिस्टम जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया, तो ये जो एक 3 tiered सिस्टम आता है, इसके बॉटम लेवल के ऊपर, राइट, क्लोजेस्ट टू द मासेस इज द आइडिया ऑफ ग्राम सभा। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से एंशिएंट इंडिया के एलिमेंट से ये इंस्पायर किया गया, वेरियस टेक्स्ट को आप मेंशन कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली आप बात कर सकते हैं किस तरह से ग्राम सभा, अगेन थ्योरेटिकल इंटरलिंकेज लाके, किस तरह से ये इनकॉर्पोरेट करता है एलिमेंट्स ऑफ पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, राइट? इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, राइट? इन दोनों चीजों को इंकॉर्पोरेट करता है। किस तरह से? विद्युत चक्रवर्ती ने बोला है कि पहली चीज तो ये हेल्दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो है उसको बनाने में हेल्प करता है, लोगों के बीच में एक स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप जो है वो लाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ में द आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। Then we can talk about certain issues also, right? That while in name ग्राम सभा sounds great, right? जो इसका premise था वो बहुत अच्छा था, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बहुत चीज़ें लैकिंग है। बहुत बार ग्राम सभा बुलाई नहीं जाती, जब बुलाई जाती है बहुत सारे पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन है, विमेन या जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आ रहे हैं, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता या फिर उनकी जो है सुनवाई नहीं होती है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली हम इन सारी चीज़ों को करेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, राइट? आफ्टर यू लिस्ट आउट ऑल ऑफ दिस इज व्हेन योर आंसर विल बी कंप्लीट, right? So this was a quick analysis of all the questions of section paper 1 section B जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगेन हमारा लास्ट बैच 6 ऑफ अ PSI फाउंडेशन कोर्स जो है उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। क्लासेस 16 सितंबर से शुरू हुई थी, राइट? वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप अब भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू गेट एक्सेस टू ऑल लेक्चर्स till your mains, which you can watch any number of times in any time. And again you can also get a discount of 20% by using the code GANDHIJI on all our courses. This was all from me today. Thank you everyone for joining in and keep watching Sleepy Classes.